जैसा कि हम लोग जो है प्रतिदिन की तरह आज फिर से जो है लुसेंट सामान्य ज्ञान की बुक से जो है आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ेंगे। आज आधुनिक भारत के इतिहास का जो क्लास होने वाला है वो 9वां क्लास होने वाला है, यानी 9th नंबर का क्लास होने वाला है। आप यदि इससे पीछे का वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर क्या कहते हैं लुसेंट मॉडर्न हिस्ट्री करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट में जाकर के 9 नंबर से पीछे का क्लास जो है आप देख सकते हैं। आप देखिए, यदि किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं जैसा कि एसएससी, यूपीएससी, बिहार दरोगा यानी कि बिहार एसआई, या रेलवे, बैंकिंग या बिहार टीचर यानी कि टीआरई 4 का तैयारी करते हैं तो उसके लिए यह वीडियो जो है काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज हम लोग जो है पढ़ रहे थे भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में पढ़ रहे थे। भारत की जो स्वतंत्रता संघर्ष, स्वतंत्र करने के लिए जो संघर्ष करना पड़ा था उसी के महत्वपूर्ण तथ्य पॉइंट के बारे में पढ़ रहे थे। उस पॉइंट में जो है हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। वेलेंटाइन सिरोले यानी कि वेलेंटाइन सिरोले ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोगों को जो है अब यहाँ से पढ़ना था, इस पॉइंट से पढ़ना था। क्या था पॉइंट कि महाराष्ट्र से जो है थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए पॉइंट क्या है कि महाराष्ट्र से जो है महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र कॉल का संपादन किसने किया, तो प्रांजपे ने किया। तो याद रखिएगा कि महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र कॉल का संपादन प्रांजपे ने किया था। ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है क्या है कि खुदीराम बोस के बारे में दिया गया है कि उसका जन्म कब हुआ था, तो 1889 ईस्वी में हुआ था। और किस जगह पे हुआ था, तो हबीबपुर में हुआ था। जिला मिदनापुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। अब खुदीराम बोस को पकड़ने वाली पुलिस जो थी वह फतह सिंह एवं शिव प्रसाद मिश्र थे। उसके बाद खुदीराम बोस के मुकदमे में जज कौन थे, तो कर्णडफ जज थे। और सरकारी वकील जो थे वह मानूक व विनोद मजमूदार थे। खुदीराम बोस की ओर से वकील जो थे वह कालिदास बोस थे। खुदीराम बोस की ओर से वकील। और खुदीराम बोस की फांसी की जो तारीख थी वो 11 अगस्त 1908 ईस्वी को थी। और एक हाथ में गीता लेकर खुदीराम बोस फांसी के तख्ते पर जो है वह जा खड़े हुए। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ हमें प्रफुल्ल चाकी के बारे में पढ़ना है। क्या कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल चाकी दोनों ने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्स फोर्स की हत्या का प्रयत्न किया। और गलती से जो बम है वो केनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया गया, जिससे 2 महिला प्रिंगले की पत्नी एवं बेटी की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो चाकी ने आत्महत्या कर ली डर से, लेकिन खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्षों की अवस्था में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। ठीक है, तो यह पॉइंट एग्जाम दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अभी आज के वीडियो में हम लोग जो भी पॉइंट पढ़ेंगे वह सारे के सारे पॉइंट जो है एग्जाम दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है खुदीराम बोस के बारे में ही, कि खुदीराम बोस जो है बंगाल के क्रांतिकारी के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। युगांतर दल के नेता बारिंद्र कुमार घोष थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका यानी कि पश्चिम बंगाल की राजधानी ढाका के जो है वो नवाब सलीमुल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे इस सम्मेलन के। और इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। और लीग का संविधान 1907 ईस्वी में कराची में बना। और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में हुआ और अमृतसर में
हुआ, जहां आगा खां को इसका अध्यक्ष बना दिया गया और मुस्लिम लीग बंगाल विभाजन का समर्थन किया। ठीक है, तो याद रखिएगा 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को जो है क्या हुआ कि मुस्लिम लीग का जो है वो मुस्लिम लीग बनकर तैयार हुआ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भिकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी। कौन थी यह? भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी, जो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 ईस्वी को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है। इनके माता पिता पारसी थे। इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम की थी। कौन? भिकाजी रुस्तम कामा ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी और 16 अगस्त 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा को मृत्यु दंड दिया गया गोली मारकर हत्या करने के एवज में। नेक्स्ट पॉइंट है कि 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को अनंत कन्हारे ने जैक्सन को गोली मार दी। नेक्स्ट पॉइंट है कि वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत में किया और इस दरबार में जो है निम्न घोषणा हुआ। इस दरबार में क्या क्या घोषणा हुआ? तो इस दरबार में जो है बंगाल विभाजन जो 1905 ईस्वी में हुआ था उसे रद्द कर दिया गया। अब बंगाल विभाजन जो भी हुआ था वह एक हो गया बंगाल। अब नेक्स्ट पॉइंट, बंगाली भाषा क्षेत्र को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया गया। इसी बंगाल क्या कहते हैं 1911 में भव्य दरबार में यह घोषणा किया गया। तीसरा घोषणा था कि बिहार एक अलग राज्य बना, उसमें उड़ीसा भी शामिल था। यानी तीसरा घोषणा था कि बिहार को अलग राज्य बनाया जाए बंगाल से और उस बिहार राज्य में ही उड़ीसा को शामिल था। चौथा पॉइंट था कि राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की घोषणा हुई और 1912 ईस्वी में दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को जो है रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। किसने बम फेंका? रास बिहारी बोस ने। किस पर बम फेंका? लॉर्ड हार्डिंग जो क्या कहते हैं वायसराय था, उस पर बम फेंका और इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इसमें प्रमुख थे मास्टर अमित चंद्र, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, वसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय एवं बलराज। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए और मास्टर अमित चंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद एवं बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई। ठीक है, तो याद रखिएगा। और लॉर्ड हार्डिंग, जब बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई उस समय कौन था वायसराय? तो लॉर्ड हार्डिंग ही वायसराय था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 1 नवंबर 1913 ईस्वी में 1 नवंबर 1913 ईस्वी को जो है अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गद्दार पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष, लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री एवं काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए थे। तो याद रखिएगा कि क्या कहते हैं गद्दार पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1913 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। और क्या कहते हैं किसके नेतृत्व में? तो लाला हरदयाल के नेतृत्व में हुआ था। और इसका जो है वो कोषाध्यक्ष, प्रथम मंत्री एवं काशीराम को कोषाध्यक्ष चुने गए थे। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को जो है गद्दार अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ। गद्दार पार्टी अखबार का क्या हुआ? पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू में था और 9 दिसंबर 1913 ईस्वी से यह गुरुमुखी में छपने लगा। गद्दार अखबार का पहला अंक प्रकाशित कब हुआ? जब इस पार्टी की स्थापना हुई तब हुई। और 9 दिसंबर यानी कि क्या कहते हैं 1913 ईस्वी में यह अखबार गुरुमुखी में छपने लगा। इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था।
इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। यानी कि इसके प्रत्येक पृष्ठ के पहले पेज पर क्या छपता था? अंग्रेजी राज के कच्चा चिट्ठा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कोमागाता मारू जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 ईस्वी में किराए पर लिया था और यह जलयान जो है 351 यात्री के साथ 26 सितंबर 1914 ईस्वी को हुगली पहुंचा और बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हुए। 1915 ईस्वी में जो है अंग्रेज सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो है वह कब हुआ? 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दल में एकता हो गई। दोनों दल में क्या हो गई? एकता हो गई। यानी कि नरम दल और गरम दल में एकता हो गई। नरम दल और गरम दल यह पहले कांग्रेस में ही रहता था। 1907 ईस्वी सूरत अधिवेशन में जो है यह अलग हो गया था। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था, याद रखिएगा। और 1916 ईस्वी में फिर से यह नरम दल और गरम दल जो है यह दोनों क्या हो गया? एक हो गया लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, कांग्रेस की दोनों दल। उसके बाद इसी अधिवेशन में लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। कांग्रेस से फिर जो है मुस्लिम लीग भी इसी अधिवेशन 1916 अधिवेशन में मिल गया। बाल गंगाधर तिलक नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किया। कहाँ स्थापना किया? मद्रास में स्थापना किया और जॉर्ज अरुंडेला को लीग का सचिव बनाया। तो याद रखिएगा, पहले बाल गंगाधर तिलक ने किया, उसके बाद एनी बेसेंट ने करी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए लोगों ने इन्हें भर्ती कराने वाले सार्जेंट कहने लगे। भर्ती कराने वाले सार्जेंट कहने लगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया और चंपारण आने के इस सूत्रधार की 20 मई 1929 ईस्वी को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। किसका मृत्यु? राजकुमार शुक्ल का मृत्यु 54 वर्ष की उम्र में 20 मई 1929 ईस्वी को हो गया। और अंग्रेज अधिकारी एमन जिससे शुक्ल जी 25 वर्षों तक लड़ते रहे, यानी कि क्या कहते हैं, एमन नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, इससे राजकुमार शुक्ल 25 वर्षों तक लड़ते रहे। उनके श्राद्ध कर्म के लिए इस एमन अंग्रेज अधिकारी ने 300 रुपये भेजा एवं कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द था। ठीक है, तो याद रखिएगा। और यह बिहार के एक किसान नेता थे, कौन? राजकुमार शुक्ल। गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किए। कब प्रेरित किए? तो 1916 ईस्वी में जब लखनऊ का अधिवेशन हुआ, उस लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल भी शामिल हुए और गांधी जी को इसी लखनऊ अधिवेशन में चंपारण आने के लिए प्रेरित किए थे। ठीक है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि किस अधिवेशन में जो है गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने चंपारण आने के लिए प्रेरित किए थे। तो याद रखिएगा 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बुटकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका और क्रांतिकारी ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए है। ठीक है, तो याद रखिएगा किस सेफ्टी बिल के बीच में? पब्लिक सेफ्टी बिल के पास होने के विरोध में जो है भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को जो है वो दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। नोट में दिया गया है कि भगत सिंह एवं बुटकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? असेंबली के जो अध्यक्ष थे वह विट्ठल भाई पटेल जो है वह अध्यक्ष थे।
याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन हुआ। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की अपना लक्ष्य घोषित किया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। तो याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू जो अध्यक्षता कर रहे थे कब? कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो है वह लक्ष्य घोषित किया गया। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को जो है प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में भी मनाने का निश्चय किया गया और इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई और इसी वजह से जो है हमारा संविधान जो है क्या कहते हैं 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है लागू किया गया। ठीक है, याद रखना है कि हमारा संविधान 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया, क्योंकि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू कब करी थी? 1930 ईस्वी में ही करी थी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किए। गांधी जी जो थे अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किए और लगभग 24 दिन के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया। और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की। ठीक है, तो याद रखिएगा कि क्या कहते हैं गांधी जी जो है वह सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब करा? तो गांधी जी जो है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को किए और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी से 24 दिन पहले 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 79 समर्थक के साथ 322 किलोमीटर की दूरी चला और दांडी पहुंचा। कहां से चलकर? तो अपने आश्रम, अपने साबरमती में स्थित आश्रम से चलकर दांडी पहुंचा और दांडी पहुंचने के बाद नमक कानून को तोड़ा और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 4 मार्च 1931 ईस्वी को जो है गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। 4 मार्च 1931 ईस्वी को जो है गांधी इरविन पैक्ट हुआ, यानी गांधी जी का और इरविन के बीच समझौता हुआ। और यह समझौता क्यों हुआ? क्योंकि देखिए लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन हो चुका था 1930 ईस्वी को, 1931 ईस्वी को दूसरा गोलमेज सम्मेलन और 1932 ईस्वी को तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। और 1931 ईस्वी जिस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस समय भारत का वायसराय इरविन था। तो इंग्लैंड से जो है प्रधानमंत्री जो इंग्लैंड के थे उन्होंने इरविन पर दबाव बना रहा था कि कांग्रेस की सदस्य को इस गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए जो है प्रेरित 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 करे। और क्या कहते हैं कांग्रेस के जो अध्यक्ष, कांग्रेस के जो क्या कहते हैं कार्यकर्ता वगैरह थे वह सविनय अवज्ञा आंदोलन में लगे हुए थे, जिस वजह से इसी गोलमेज सम्मेलन में भेजने के लिए जो है 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ और इस समझौता को जो है गांधी जी मान लिए और मानने के बाद गांधी जी जो है सेकंड गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में भाग लिए। ठीक है, गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 1931 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस की कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार व आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारित किया और इस प्रस्ताव को बनाने में एम एन राय ने नेहरू की मदद की थी और इसी अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया एवं गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति भी प्रदान दी गई। और इसी समय गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी नहीं।
ठीक है, तो याद रखिएगा कि 1931 ईस्वी में जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। और यह अधिवेशन कहाँ हो रहा था? कराची में हो रहा था। इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार व आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारित किया। ठीक है, और इस प्रस्ताव को किसने तैयार किया था? तो एम.एन. राय ने नेहरू की मदद से की थी। इसी अधिवेशन में गांधी जी के इरविन समझौता यानी इरविन पैक्ट को भी स्वीकार कर लिया गया और गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए अनुमति प्रदान किया गया। यदि आपसे पूछ ले कि इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भारतीय जो है भाग लिए थे, तो भीमराव अंबेडकर ने इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और कांग्रेस का सदस्य के बारे में पूछे कि इन तीनों में से किस सम्मेलन में जो है कांग्रेस का सदस्य भाग लिए थे, तो सिर्फ दूसरा गोलमेज सम्मेलन यानी 1931 ईस्वी में जो है कांग्रेस की सदस्य की ओर से जो है महात्मा गांधी जी जो है वह गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया गया भी है कांग्रेस सम्मेलन में। देखिए, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस की प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण यह सम्मेलन क्या रहा? असफल रहा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी एवं तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 ईस्वी में हुआ। तो याद रखिएगा, पहला 30, दूसरा 31, तीसरा 32 में हुआ। ठीक है, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जो है वो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप से जो है प्रतिनिधि के तौर पर जो है भाग लिए थे। नेक्स्ट क्या पॉइंट है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? अगर आपसे पूछ लिया जाए तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लंदन में हुई तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधित्व के रूप में बुलाया गया। किसके प्रतिनिधियों के रूप में? अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में। अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में जो है बुलाया गया। किसे? भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। देखिए क्या हुआ था कि 4 मार्च 1931 ईस्वी को जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था और इस समझौता के तहत गांधी जी जो थे उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिए थे और क्या कहते हैं लंदन चले गए गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेने के लिए। लेकिन जब वहां दूसरा गोलमेज सम्मेलन यानी कि यह गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया तो गांधी जी फिर से भारत आए और 3 जनवरी 1932 ईस्वी को उन्होंने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर दिया। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को वापस ले लिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से कब वापस ले लिया गया? 7 अप्रैल 1934। 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को वापस ले लिया गया। और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत कब हुआ? तो देखिए यह सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को शुरुआत हुआ था। कब शुरुआत हुआ था? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को यह सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हुआ था। ठीक है, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हुआ था। कहाँ से शुरुआत हुआ था? दांडी के पास से शुरुआत हुआ था और बीच में क्या कहते हैं समझौता 4 मार्च 1931 ईस्वी को करके इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन जब यह क्या कहते हैं गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया तो फिर से जो है इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को जारी करा गया 3 जनवरी 1932 ईस्वी को। और उसके बाद पूर्ण रूप से अंतिम रूप से जो है 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को जो है वापस ले लिया गया इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। किस किस को? सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि मई 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। किस पार्टी की स्थापना हुई? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ और इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद, महासचिव एन.जी. रंगा चुने गए। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक क्या कहते हैं पत्रिका का पटना से प्रकाशन किया और यह किसान आंदोलन की पत्रिका थी। राहुल संस्कृतायन इस साप्ताहिक पत्रिका के 1942 में संपादक बने। ठीक है, तो याद रखना है। नोट में क्या दिया गया है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीताराम मैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1939 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रस्तावित कौन थे कांग्रेस अध्यक्ष के लिए? पट्टाभी सीताराम मैया, और इनको सुभाष चंद्र बोस ने हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष चुने। लेकिन 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर एक नए गुट का गठन किया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया और सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। क्या बनाई? फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई। और जब क्या कहते हैं 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर एक नए गुट का गठन किया, तो इन्होंने गुट गठन करने से पहले जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की पद से इस्तीफा दे दिए और इस्तीफा देकर उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। तो इस्तीफा देने के बाद जो है फिर से जब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, तो किसे बनाया गया? तो याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद को जो है इस बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। यह सब कार्य कब हो रहा है? 1939 ईस्वी में ही हो रहा है। पट्टाभी सीताराम मैया को कांग्रेस की ओर, महात्मा गांधी की ओर से प्रस्तावित किया गया था, लेकिन पट्टाभी सीताराम मैया हार गई। सुभाष चंद्र बोस जो है वह क्या कहते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की अध्यक्षता की पद से इस्तीफा दे दिए और इस्तीफा देने के बाद इस पद को किसने भरा? तो राजेंद्र प्रसाद की ओर से भरा गया। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ने इस पद पर बना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी। माइकल ओडायर की गोली मारकर क्या जो है उन्होंने हत्या कर दी। ठीक है, तो इसके बाद की पॉइंट यानी कि अब जो गांधी जी के बारे में पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट को हम लोग जो है फिर से नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि वीडियो जो है वह काफ़ी लंबा हो जाएगा। 27-28 मिनट का वीडियो अभी हो चुका है।